द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद हसन बेग साहब। इनका ताल्लुक बारामूला से है और ये बारामूला के एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके हैं और ये अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके लीडर अल्ताफ बुखारी साहब हैं। बेग साहब ये फरमाइएगा कि कश्मीर में क्या सिचुएशन है। हमारे यहाँ आपको पता है कि 5 फरवरी को आज जैसे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे और कश्मीर में सिचुएशन क्या है स्पेशली आफ्टर द रिपील ऑफ 370? इससे कबल कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊं, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आपको फॉलो करता आया हूं, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं। जिस तरह से आप रिसर्च करके और एक तनकीदी जायजा लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपकी तरह के लोग जिस तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं, जब तारीख को लोगों के सामने लाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ और जब तालीम को मौका मिलेगा, तालीम याफ्ता लोगों को मौका मिलेगा, गलतफहमियां दूर होंगी, तो इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो तारीखी दुश्मनी रही है, वो एक तारीखी दोस्ती में बदल सकती है। एक तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा, मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान में बसने वाले सारे मर्द और ख़वातीन सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। फिर अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जम्मू कश्मीर में फॉलो करते हैं, उनको भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखें, कहते हैं इट इज़ नो यूज़ टू बिकम वाइज़ आफ्टर द इवेंट। जब 1947 में एक अपॉर्चुनिटी थी, पहले मैं 1947 की बात करूंगा। जब एक अपॉर्चुनिटी थी 1947 में, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान को भी कबूल होता, हिंदुस्तान को भी कबूल होता, कश्मीरियों को कबूल होता, अगर उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जिनमें खासकर आपके अल्लाह ताला गरीक रहमत जिन्ना साहब, जिन्होंने ट्राइबल्स को कश्मीर में भेजा, अगर वो गलती पाकिस्तान से उस वक्त तारीखी गलती सरजद न हुई होती, तो एक आपके 75 साल जाया न हुए होते। एक मुल्क के 75 साल जाया होना ये कोई मजाक की बात नहीं है। आपके इतने वसाइल भी जाया ना हुए होते, आपकी शायद तरजीहात भी कुछ और रही होती, आपके मुल्क का बंटवारा भी नहीं हुआ होता। और जिस तरह का एक कंफ्यूजन और एक कयास इस वक्त मुझे पाकिस्तान में नजर आता है, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, मुख्तलिफ महाजों पे ये नहीं होता। लेकिन इस वक्त भी एक जो ये 5 अगस्त आप मना रहे हैं, इसको आप इस तरह से मनाएं कि आप चले इस दिन बैठ के, आप सारे बैठ के ये जरा गौर खोज करें कि जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया पिछले 75 साल, जो आपकी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट रही है, जो आपकी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट रही है, जो आपकी आइडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट रही है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट रही है, उसने आपको 75 साल में क्या दिया। अगर आपको 75 साल में सिवाय एहसास महरूमी के, गुर्बत के, तन्हाई के 75 साल में कुछ नहीं मिला, तो आप मुझे ये बताएं बराए करम की आज की 5 फरवरी का दिन बनाने से आपको क्या हासिल होगा और कश्मीरियों को क्या हासिल होगा। मैं ये समझता हूं कि ये एक ला हासिल एक्सरसाइज है और ये पॉलिटिकल रियलिटी के सिवा कुछ नहीं मुझे नजर आता। ये एक सियासी नारा है, इसको एहतजाज कहें, सियासी नारा कहें। जम्मू कश्मीर में लोग इसको सीरियसली नहीं देखते, ना ही हिंदुस्तान में लोग इसको सीरियसली देखते हैं। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान में भी जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं, जिस नाजुक दौर से पाकिस्तान पिछले 75 साल से गुजरता आया है, उसमें आज उनकी उस हालत जार में इजाफा हुआ है। मौजूदा हालात में जब लोगों का अपना सर्वाइवल एट स्टेक हो, तो उनको 5 फरवरी का दिन, मुझे नहीं लगता इसका पाकिस्तान में भी कोई आज की तारीख में माने होगा। जी बेग साहब, थैंक यू, आपने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया। तो मेरी कोशिश बिल्कुल यही है कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि भाईचारा हो, पीस हो दोनों मुल्कों के दरमियान में, और पाकिस्तानियों का जो नुक्ता नज़र है वो इंडियंस तक पहुंचे और इंडियंस जो हैं उनका पर्सपेक्टिव जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुंचे, और इस तरह से हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और गरीब आवाम का खास तौर पर उसका फ़ायदा हो सकता है।
आजकल कश्मीर में क्या सिचुएशन है? जैसे एक तो ये कहा जाता है कि जी वहाँ जी कर्फ्यू लगा हुआ है, आज भी किसी ने बात की, और वहाँ जी मुहासरे होते हैं, पीपल आर अंडर सीज। इसकी क्या है कि जी जर्नलिस्टों को नहीं जाने दिया जाता? पिछले दिनों मैंने एक एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू किया था, रिटायर्ड एम्बेसडर का, तो वो यही कह रहे थे जी वहाँ तो किसी को जाने नहीं देते, श्रीनगर नहीं जाने देते, कश्मीर नहीं जाने देते, और जो कुछ कुल जो लोग जाते भी हैं तो उनका एक कंडक्टेड टूर होता है, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पिछले साल 22 लाख टूरिस्ट वहां गए, जिसमें 18,000 के करीब फॉरेनर्स भी थे। तो आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को, क्या है? देखें, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि सच की एक बड़ी कमजोरी है। सच की कमजोरी ये है कि अगर आप इसमें इजाफा करें ये झूठ हो जाता है, और अगर आप इसमें कमी करें तब भी ये झूठ होता है। झूठ की ये खूबी है कि उसमें आप इजाफा करें या कमी करें वो झूठ रहता है। हकीकत मैं आपको सच्चाई मैं बताऊंगा। सच्चाई ये है कि 1990 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में ज्यादातर वायलेंस रहा है। मैं अगर आपके फिगर्स पेश करूं तो बहुत हड़तालें हुई, बहुत लोग मारे गए, हमारी इकोनॉमी का नुकसान हुआ, हमारे एजुकेशन का नुकसान हुआ, हमारे टूरिज्म का नुकसान हुआ, हमारे हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ। यहाँ पर एक बहुत ही सेक्युलर एक हमारा कल्चर होता था, इतिहास होता था, हमारी एक हिस्ट्री थी बड़ी डीप रूटेड। बदकिस्मती से मिलिटेंसी ने उस सब को खत्म करके रख दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वक्तन फवक्तन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती रही पाकिस्तान को भी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी, कि आप आए, बातचीत के जरिए से इस मसले का कोई पायदार और पुरअमन हल निकालते हैं, एक ऐसा हल जिसमें सबकी विन विन सिचुएशन हो। क्योंकि मौजूदा हालात में, आज की तारीख में या आने वाले वक्त में हिंदुस्तान एफर्ट नहीं कर सकता मजहब के नाम पर एक और बंटवारा। तो एक ऐसा हल निकालें जिसमें पाकिस्तान को भी एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट रूट मिले, कश्मीरियों को भी रेस्पेक्टफुल लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ मिले, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रहा है कि वो टू नेशंस थ्योरी की बुनियाद पर मुल्क का मजीद बंटवारा नहीं होने देंगे, उनको भी एक इज्जत का, एक एहतराम का एक मौका मिले, ताकि वो मुल्क में अपने आप को ये शिकस्त खुर्दा न साबित करें। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो मिलिटेंसी के खिलाफ यहाँ कदम उठाया गया, और जो जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस न्यूट्रलाइज हो गई, जिस तरह से मेन स्ट्रीम को रियलाइजेशन हो गई कि हम दो कश्तियों में पाँव नहीं रख सकते हैं, एक तरफ हम मिलिटेंट को प्लीज करें और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान को भी प्लीज करें, ये मुमकिन नहीं है। लाइन्स ड्रा हो गई, और नतीजा ये निकला कि आपको वायलेंस लेवल आज की तारीख में वायलेंस लेवल जो है वो 5% भी नहीं रही है। तो इस वक्त जिस तरह मुल्क के कई हमारे मुल्क के कई इलाकों में कहीं इक्का दुक्का वाक़ात हो जाते हैं, पाकिस्तान में वाक़ात कई हो, तो बहरहाल वहाँ की तो सूरत हाल ही बहुत कशीदा है। कश्मीर में अब उस तरह के हालात नहीं है, टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, बिजनेस अच्छा हो रहा है, तामीर और तरक्की का काम अच्छा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान जो पहले भाईचारा था, तो वो भाईचारा कायम है। हमें मजहब प्रोपेगेट करने की, प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है जिस तरह पहले थी। तो ये आप खुद आकर देख सकते हैं कि जो कुछ इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसमें सच्चाई नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान कौम को होता है, पाकिस्तान के उन नौजवानों को होता है जिनको मजहबी जमातों के लोग उकसाकर कश्मीर भेजते हैं, और यहाँ आकर फिर वो मिलिट्री के सामने टिक नहीं पाते, मारे जाते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी, डीप स्टेट को भी, पाकिस्तान आर्मी को भी, पाकिस्तान की मजहबी जमातों को भी रिविजिट करना पड़ेगा। अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। वो कहते हैं चेंजिंग रूल्स फॉर चेंजिंग टाइम्स। अब वक्त बदल चुका है। आपको ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर की, ये आपको भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने लोगों से कह दें कि कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है कि देयर डेस्टिनी लाइज विद इंडिया, दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल हैव टू स्टे विद इंडिया, और इसी मुल्क के अंदर रहकर इज्जत और विकार से जीने के रास्ते हमने तलाश करने हैं, और हमने सो कर लिया है। अच्छा बेग साहब, जो वहां नारे कुछ पीटीवी पे या
हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पे सुनने को मिलते हैं, वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे होते हैं, तो उनकी क्या हकीकत है और कितने % लोग होंगे जो इस तरह के सेंटिमेंट्स रखते हैं? देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस तरह का सेंटिमेंट कश्मीर में नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। यहाँ जब कश्मीर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से रही है। 1948 से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, जो प्रो पाकिस्तान रही है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। जिस तरह मुल्क के अंदर उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर के ऐसे मुसलमान रह गए, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे। इसी तरह कश्मीर में भी एक सेंटिमेंट रहा है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान रेडियो या पाकिस्तान टेलीविज़न कभी भी वो तो नहीं दिखाएगा आपको जिस तरह के हिंदुस्तान के हक में यहाँ लोग निकलते हैं। तो ये चीज़ आपके पास तस्वीर का सिर्फ़ एक रुख आता है, आपके पास दूसरा रुख नहीं आता। तो अगर आज की तारीख में आप आकर देखें, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पहले भी कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रिंक हो गई है। और अगर आप नाराज ना हो, तो कश्मीर का पढ़ा लिखा तबका जो है अब वो रियलाइज करता है कि वो पाकिस्तान के हाथ में खेल गया, अब मजीद खेलने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा, वक्त दरकार होगा। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन होगा और जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ के नौजवान जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ अदारों में बड़े आला मुकामों पर काम करते हुए उनको आप देखेंगे। अच्छा बेग साहब, क्या कश्मीर में आपके यहाँ 4G की फैसिलिटी मौजूद है? क्योंकि यहाँ मुझे एक कश्मीरी दोस्त बता रहे थे कि पाकिस्तानी जो हिस्सा है कश्मीर का, वहां पे 4G की फैसिलिटी नहीं है। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ मुकम्मल फैसिलिटी अवेलेबल है जी। अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर हमारे जम्मू कश्मीर में 5G की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो काफ़ी तरक्की याफ़्ता हिस्सा है ये। फिर भी हमारे 15 साल ज़ाया हो गए मिलिटेंसी की वजह से कि मिलिटेंटों का एक दौर एक चला बदकिस्मती से, तो उसमें तरक्की का पहिया जो है वो उस स्पीड के साथ नहीं घूम सका जिसके साथ उसको घूमना चाहिए था। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर का जब आप कंपैरिज़न करेंगे अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर काफ़ी तरक्की याफ़्ता रियासत है। एजुकेशन में इनका देखें इनका स्टैंडर्ड क्या है, हेल्थ में हमारे इंस्टीट्यूशंस को आप देखें, पीएचई की यहाँ हालत देखें, पावर सेक्टर की यहाँ हालत देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप देखें। मुल्की सतह पर हमारे लड़के जो हैं वो आईएएस में, केएएस में, आईपीएस में टॉप कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जम्मू कश्मीर में चाहे यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो या पंडित हो, वो इस मुल्क में तरक्की के रास्ते पर गामजन है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वो अपना रोल, कलीदी रोल अदा करने को तैयार भी है और करता भी आया है। अच्छा बेग साहब, आज के अखबारों में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल के मैंने बयानात देखे, उनके मैसेजेस थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज जो है वो जुल्म ढा रही है। तो जो इंडिया की टोटल फौज है वो कोई 12 सवा 12 लाख है। तो क्या उस 12 सवा 12 में से 9 लाख जो है वो कश्मीर में है सिर्फ? नहीं जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी लेकर कोई 6 लाख से ज्यादा नहीं है। देखें, हमारी एक मजबूरी है। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है। हमने 1948 में देखा कि पाकिस्तान बनने के 1 महीने के अंदर आप बारामूला से और पुणे से दाखिल हो गई। 4 जंगें पाकिस्तान के साथ हुई हैं। हमने देखा है 1962 में चाइना ने हमारे साथ क्या सलूक किया। तो लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से पूछ के अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुल्क के बॉर्डर्स का दिफा करने के लिए हर वक्त चाको चौबंद है और जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी जरूरत पड़ती है, उस वक्त वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पर होते हैं। लेकिन इस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बैरक्स में है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है वो जम्मू कश्मीर पुलिस देखती है। सैयद अली गिलानी साहब ने एक दफा कहा था कि कोई मुसलमान एक सेकुलर मुआशरे में गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकता।
और वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कश्मीर के मसले का रेजोल्यूशन चाहते थे। इसी तरह से आसिया अंद्राबी साहबा हैं, वो भी इसी तरह की ख्वाहिश रखती हैं। तो इन लोगों की कितनी वहां फॉलोइंग है, आसिया अंद्राबी साहबा की और सैयद अलानी साहब की? देखें, बहुत ही बदकिस्मती है कि हमने अपने लोगों को अवेयर नहीं किया, बल्कि उनकी इग्नोरेंस में इजाफा किया है। यहाँ मुगल रहे और यहाँ पठान रहे इस मुल्क में, जब ये मुत्तहदा हिंदुस्तान था, तकरीबन 600-700 साल मुगलों ने और पठानों ने यहाँ हुकूमत की है। जब तक मुगल और पठान इस मुल्क में हुकूमत करते रहे, उस वक्त तक तो हिंदू के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आजादी की तहरीक चली और मुल्क आजादी के करीब पहुंचा, तो बदकिस्मती से कुछ आपके बड़े बड़े लीडर जो ईगोइस्टिक थे, उनको कुछ ईगोस की प्रॉब्लम रही थी, उन्होंने टू नेशंस थ्योरी पेश की। अब ये टू नेशंस थ्योरी जो है, जरा आप इस पर गौर करें। इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारी पिछले 1000 साल की तारीख हिंदुस्तान की उस वक्त थी जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि हिंदू महकूम था और मुसलमान हुक्मरान था। उसके बाद जो ये नारा था, इसकी कोई सियासी जवाब नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक हिंदूज ने हुकूमत नहीं की थी मुसलमानों पर कि हिंदूज के रवैये पर कोई शक किया जाता कि इन्होंने हुकूमत के दौरान मुसलमानों के साथ ज्यादती की है, इसलिए टू नेशंस थ्योरी का कोई सियासी जवाब मिलता। जो टू नेशंस थ्योरी का आपने एक मजहबी जवाब बनाकर पेश किया और उसको फिर जो इस्लाम का लिबादा बना के पेश किया, और फिर आपने ये कहा, जिन्ना साहब ने ये कहा कि मैं इसको पाकिस्तान को एक 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 मॉडल के तौर पर एक रियासत बनाऊंगा। बदकिस्मती से पिछले 75 साल से आप सिर्फ टू नेशंस थ्योरी के सर्कल में घूम रहे हैं। इस टू नेशंस थ्योरी के चक्कर में ये मुल्क तकसीम हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बंगाल अलग हो गया, आपका पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस वक्त आप देखें किस तरह का जो इस वक्त के जो मुख्तलिफ रीजन हैं, सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, जो बाकी आपके इलाके हैं, तो आप देखें उनके दरमियान कितनी कोहेसिवनेस है टू नेशंस थ्योरी की बुनियाद पर। तो टू नेशंस थ्योरी न सिर्फ उस वक्त एक गैर इखलाकी नारा था, गैर इस्लामी नारा था, गैर सियासी नारा था 1947 में, बल्कि 1971 में आप लोगों को रियलाइज हो जाना चाहिए था कि इस तरह के नारे से आप एक मुल्क बना सकते हैं, उसको नहीं चला सकते। और उसके बाद फिर आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए था आज तक कि जब सिंधी पंजाबी को कबूलने को तैयार नहीं है, पंजाबी पख्तून को कबूलने तैयार नहीं है, पख्तून पठान को कबूल करने को तैयार नहीं है, आप सारों के सारों का फोकस ये है कि आप कश्मीर को हासिल करें। जब आपके पास जो आपके पास था, अगर आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए, उसको रिटेन नहीं कर पाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, इसको आपके हवाले करके तालिबानों का अड्डा बनाना है। तो ये जो टू नेशंस थ्योरी थी, गिलानी साहब बदकिस्मती से एक आइडियोलॉजी का शिकार हो गए, और गिलानी साहब को जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जब 35 पार्लियामेंट मेंबर उनके दरवाजे पर आए और ये कहा कि स्काई इज द लिमिट, आप इस मुल्क के अंदर जो भी चाहते हैं, इस मुल्क के आईन के अंदर हम आपको देने को तैयार हैं, माइनस आजादी, माइनस पाकिस्तान, स्काई इज द लिमिट। लेकिन उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। उसका नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास था हमने उसकी कदर नहीं की। जो आपके पास होता है, जब आप उसकी कदर नहीं करते हैं, तो ये फितरत का कानून है, आपके पास वो चीज नहीं रहती। अगर आज हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान नहीं है, उसके जिम्मेदार वो कश्मीरी हैं जिन्होंने अलहदगी पसंदी का नारा दिया, और वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने, अगर आपकी 8 लाख फौज कश्मीर में से हिंदुस्तान की फौज को नहीं निकाल सकती, तो बराए करम मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि आपके क्लशनकोव के 250 या 300 नौजवान इस इतने बड़े मुल्क की ताकत को यहां से निकाल देंगे? तो ये जो टू नेशन थ्योरी है, इस थ्योरी को रिविजिट करें। अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है
कि आप हिंदुस्तान के साथ हालात को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। आप हिंदुस्तान की तरफ सिंसियरिटी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आप इनसे कहें कि जो ज्यादतियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, हम उनको रिग्रेट करते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका और जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश करें जहां आपके मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पर वो एतबार करें। इस वक्त आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बातचीत करें, यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि 30 साल नहीं, पिछले 75 साल से हम लोग आपको ये कह रहे हैं, हमारे मुल्क के लोग आपको ये कह रहे हैं, हमारे अदारे आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारे जिस्म का एक हिस्सा हो, आप आजाद मुल्क हो, हम आपको तस्लीम करते हैं। लेकिन आपका जो ये नजरिया है कि न सिर्फ हम कश्मीर लेंगे बल्कि हम दिल्ली भी लेंगे, इस नजरिए को बदलें, दोस्ताना तल्लुकात हमारे साथ करें और पाकिस्तान की तामीर में हिंदुस्तान का एक कलीदी रोल हो सकता था। बदकिस्मती से आपने वो सारे मौके जाया किए हैं। तो ये गिलानी साहब का या दूसरी मजहबी जमातों की जो ये बातें हैं, इनसे कब्रिस्तान तो आबाद हो सकते हैं लेकिन किसी का घर आबाद नहीं हो सकता। सब आपके इल्म में होगा कि चौधरी खलीकुज़्ज़मान, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, और लखनऊ से उनका ताल्लुक था और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कि इससे दोनों कम्युनिटीज के दरमियान बैड ब्लड पैदा हुआ और ये इंडियन मुसलमानों के लिए हार्मफुल साबित हुई। और उन्होंने ये लिखा था कि जिन्ना साहब ने जब पहली स्पीच की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 11 अगस्त को 1947, तो ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। एक नुक्ता नजर ये भी है, और वो बड़े सीनियर लीडर थे मुस्लिम लीग के। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज की तादाद 8 लाख नहीं है, 6-6.25 लाख है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा सर, ये एक हमारे यहाँ मीडिया में जब भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जिक्र आता है ना, तो हमारे अखबारात रिलीजियसली दे डिस्क्राइब हिम एज अ पपेट, कठपुतली वजीर आज़ला लिखते हैं उनको। काश आप यहाँ कश्मीर आए होते और हमारी असेंबली की डिबेट्स आपने देखी होती। हमारे जो यहाँ वजीर आला रहे हैं, शेख साहब जैसे लोग यहाँ वजीर आला रहे हैं, गुलाम अहमद शाह साहब जैसे लोग रहे हैं, मुफ्ती साहब जैसे लोग रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे सीनियर लोग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इनमें से किसी का भी जब मुवाजना करेंगे, तो जो टॉवरिंग पर्सनैलिटीज आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मिलेगी, आप इनका शुमार उनमें होगा। दे वर वेरी वेल एजुकेटेड और एक विजनरी लोग थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की सियासत को, दोनों के जियोग्राफिया को, दोनों की तारीख को समझते थे। जहां तक जम्मू कश्मीर की असेंबली की डिबेट्स का ताल्लुक है, आप चाहें तो वो सारी कॉपीज हम आपको भेज सकते हैं। बड़ी हेल्दी डिस्कशंस होती थी और ये वो असेंबली थी जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के बाद सबसे पावरफुल असेंबली इस मुल्क की थी, क्योंकि हमारे पास कानून बनाने के इख्तियारात थे। इतना ही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट सिवाय 3 चीजों के बाकी कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती थी जो जम्मू कश्मीर पर लागू हो। तो जम्मू कश्मीर पर सिर्फ वो कानून लागू हो सकता था जो कानून यहाँ की हुकूमत चाहती, यहाँ की असेंबली चाहती, यहाँ की मर्जी के बगैर कोई कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता था। जहां तक आपने टू नेशंस थ्योरी का और जिन्ना साहब की 11 अगस्त की तकरीर का जिक्र किया, इसको तारीखदान 2 तरीकों से देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि जिन्ना साहब जो थे, चूंकि वो नेहरू, वो गांधी जी का एक बहुत बड़ा कद था और गांधी जी की इज्जत और सारे यूरोप में होती थी, सारे हिंदुस्तान में होती थी। हिंदू भी करता था, मुसलमान भी करता था, अंग्रेज भी करता था, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा था। उनके साथ पंडित नेहरू थे, उनका कद भी बहुत बड़ा था, बहुत जेल काटी थी उन लोगों ने, पटेल साहब ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने। तो ये लोग सारे जेल काटे हुए थे। जिन्ना साहब जेल काटे हुए नहीं थे, जिन्ना साहब एक दिन के लिए भी जेल नहीं रहे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन्ना साहब ने वो जो तकरीर की, वो इसलिए तकरीर की कि पाकिस्तान बनने के, जब पाकिस्तान नजदीक आता गया, पाकिस्तान बनना नजदीक आता गया, तो उनको ये एहसास हुआ, उस वक्त उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने तारीख का बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। वो ये उस वक्त उनको ये एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा बोझ है, क्योंकि
वो ये जानते थे कि अगर उस वक्त जहाँ का हिंदू सेक्युलर कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, अगर उस वक्त गांधी जी जैसे लोग हिंदुस्तान में नहीं होते, अगर उस वक्त पंडित नेहरू जैसे लोग हिंदुस्तान में नहीं होते, अगर उस वक्त पटेल जैसा होम मिनिस्टर नहीं होता, अगर उस वक्त अबुल कलाम आजाद जैसे कैलिबर के लोग यहाँ नहीं होते और हिंदू उतना रेडिकलाइज हो गया होता जितने पाकिस्तान बनाने के वक्त मुसलमान रेडिकलाइज हुए होते, तो जो हिंदुस्तान का मुसलमान है इसके पास दो ऑप्शंस थे, या इसने पाकिस्तान माइग्रेट करना था या इसने पेरिश हो जाना था। तो उस वक्त ये चाहते ये थे आपके जिन्ना साहब कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया है ये हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। हालांकि जो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान उन्हीं एरियाज में बना जहां ऑलरेडी मुसलमान आबादी ज्यादा थी। और अगर ये मुझे आप माफ करें तो ये जो अखंड भारत था ये मुसलमानों के हक में ज्यादा था। ये जो पाकिस्तान बना, ये जो हिंदुस्तान के हिंदूज को एक अजाब से बच गए वो लोग। पाकिस्तान का बनना हिंदू एक अजाब से बचा, और अगर इसमें मारा गया तो मुसलमान मारा गया। आप तस्वुर करें कि आज की तारीख में 22 करोड़ पाकिस्तानी, 25 करोड़ बांग्लादेश के, 25 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान, ये हो गए हैं 72 करोड़। अगर ये 72 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर होता और 300 से 350 आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते, तमाम एग्रीकल्चर जो स्टेट्स हैं उसमें आपके वजीर आला होते, बड़े बड़े पोर्ट्स आपके पास थे, तमाम बॉर्डर स्टेट्स में आपके लोग थे, एक मार्शल कॉम की वजह से आर्मी में सब आपके लोग होते, तो आज हुकूमत कौन कर रहा होता? आप हुकूमत कर रहे होते। लेकिन ये शायद अल्लाह माफ करे कि एक एरोगेंस की वजह से या एक पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, इस वजह से एक स्लोगन दे दिया और फिर उस स्लोगन को फॉलो करके मुसलमान को तकसीम कर दिया। अगर तकसीम हुआ तो वो मुसलमान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ। इसलिए उनकी वो गैरत जो अगस्त की तकरीर है उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान बनाने के लिए मुल्लास को उन्होंने रोप इन किया। हर एक तबके के लोगों को ये कहा गया कि हम आप ही के लिए ये पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं, और फिर जब पाकिस्तान बना तो आज देखें वहां पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पाकिस्तान तो मुल्लास और मिलिट्री के लिए बना है। आम पाकिस्तानी को क्या हासिल हुआ? आप एजुकेशन, आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया पिछले 75 साल? कोई एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का मुझे बताएं जो गवर्नमेंट ने बनाया हो, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिकॉग्निशन हो। कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा आपने बनाया हो जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर, जिसको ये कहें कि ये सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया जिसको आप मिसाल के तौर पर कायम करें। तो आपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं किए। आपने अगर बनाई है तो मजहबी जमातें, और हर मजहबी जमात जो है उसकी एक अस्करी विंग है। और अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल पाकिस्तान को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो पाकिस्तान को अपने अंदर से है, हिंदुस्तान से नहीं है। तो ये टू नेशंस थ्योरी का जो बर्डन और बैगेज है, अगर कभी पाकिस्तान डूबेगा तो वो इसी थ्योरी की वजह से डूबेगा। अदरवाइज अगर वो हिंदुस्तान के साथ मुसलमान रहे होते तो आज मुसलमानों की हालत दूसरी होती। जी बेग साहब, ये तो मोदी जी ने भी 2012 में 2012 में शाहिद सिद्दीकी साहब ने इनका इंटरव्यू किया था। वो दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो उन्होंने ये पूछा था मोदी जी से कि अखंड भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा था मैं उसके हक में नहीं हूं, और अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन जाएगा कुछ अरसे में। तो बहरहाल सर, एक और आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ दिया जाता है कि कश्मीर में बहुत सारे गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने किसी इंडियन से ये क्वेश्चन किया तो उसने कहा कि भाई अगर तो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार या लाख 2 लाख लोगों की भी बात होती तो शायद ये मुमकिन था, लेकिन यहाँ तो 1 करोड़ लोग बसाने पड़ेंगे तब जाके डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज होगा। तो आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? सर, इसको दो तरह से आप देखें। मैंने असेंबली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बार ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर बाहर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले लोगों को मौका मिलेगा कि वो जम्मू कश्मीर में आकर बसें, तो यहाँ रश हो जाएगा मुसलमानों का,
क्योंकि जो मुसलमान कंफर्टेबल फील नहीं करता है मुल्क के किसी इलाके में किसी वजह से, तो वो कश्मीर भाग के आएगा। अगर यहाँ 10 हिंदू बसने के लिए आएंगे, यहाँ 50 मुसलमान भी बसने के लिए आएगा। तो आप कभी भी इस तरह से डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। ये एक कश्मीरियों को किन 3 चीजों पर उकसाया गया। कश्मीरियों को एक ये कहा गया कि अगर आप हिंदुस्तान का हिस्सा रहे तो आपके मजहब जो है, मजहबी आजादी आपको नहीं होगी। मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। हालांकि अल्लामा इकबाल ने जब ये बात कही थी उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। ये उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हुशार करने के लिए की थी कि अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो जाओ। तो बहरहाल दूसरा ये कहा गया कि यहाँ इसराइल की तरह कॉलोनियां बनाई जाएगी और हिंदूज को आकर यहाँ बसाया जाएगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतने बड़े मुल्क की जिसकी प्रायोरिटीज ही कुछ और हो, जिनकी प्रायोरिटी ये हो कि हमने सुपर पावर बनना है, जिनकी प्रायोरिटी ये हो कि हमने एजुकेशन की फील्ड में सबसे आगे जाना है, जिनकी प्रायोरिटी ये हो कि हमने हेल्थ सेक्टर में ऐसी मिसाल कायम करनी है कि यूरोप से लोग आकर यहाँ इलाज करवाएं। और मैं आपको ये बात बताता हूं कि यूरोप से लोग आकर हिंदुस्तान में इलाज करवाते भी हैं। तो हमारे मुल्क की प्रायोरिटीज ये नहीं है कि कश्मीर में ये डेमोग्राफी चेंज किस तरह से होगी। हमारे मुल्क की प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से हम गुर्बत को खत्म करें, किस तरह से हम डिजीज के खिलाफ लड़ें, किस तरह से हम जहालत के खिलाफ लड़ें, किस तरह से हम अपने जो हमारा एक सेक्युलर कैरेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करें, किस तरह से हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, किस तरह से हम दुनिया के हर ममालिक के साथ सारे मज़ाहिब के लोगों के साथ दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार रखें, और किस तरह से हम दुनिया में वो मुकाम हासिल करें जो इनफरादी सतह पर तो हमने किया है, इज्तिमाई सतह पर करने की जरूरत है। जब किसी मुल्क की तरजीहात ये होगी कि आपने दुनिया में अपने लिए एक इज्जत और विकार का मुकाम बनाना है, एक डिग्निफाइड प्लेस आपने बनानी है जहां सारी दुनिया के लोग, चाहे मुसलमान ममालिक हो, क्रिश्चियन ममालिक हो, यहूदी हो, वहां आपको एक एग्जाम्पल के तौर पेश करें। जब इस मुल्क की प्रायोरिटीज वो होगी तो आप ये समझते हैं कि उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि कश्मीर में किस तरह डेमोग्राफी चेंज की जाएगी। ये जो लोग भी कहते हैं, ये अपने लोगों को झूठ कहते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जबरदस्ती किसी को लाके यहाँ बसाया जाएगा। क्यों लोग अपने घर छोड़ के आएंगे और कश्मीर में बसेंगे? ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बुहतान है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कश्मीरी जो है वो इस मुल्क के अंदर महफूज है। शर्त ये है कि वो अपना किबला दुरुस्त रखे, वो ये इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, इस मुल्क से मोहब्बत करे और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन पूरे का पूरा दे दे, पूरी लॉयल्टी के साथ देते, पूरी सिंसियरिटी के साथ दे दे। तो इस मुल्क में जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ मुसलमानों के लिए हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर के मुसलमानों के लिए हैं, किसी दुनिया के मुल्क में ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकती। अच्छा बेग साहब, आखिर में ये बताइएगा, आपका ताल्लुक चूंकि बारामूला से है, तो अक्टूबर 47 में जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ था तो उसके बारे में बड़ी स्टोरीज हैं कि उन्होंने 3 दिन तक बारामूला में लूटमार की। फ्रीडम एट मिडनाइट में भी वो कहानियां मौजूद हैं, और यूसुफ सराफ साहब की जो किताब है उसमें भी वो कहानियां मौजूद हैं। तो आप ब्रीफली बताइएगा क्या हुआ था। देखें, उस वक्त ये हुआ कि जब ये बंटवारा हुआ, बंटवारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस वक्त की जो हुकूमत थी, उसने तस्लीम कर लिया। ये क्योंकि यहाँ बड़े मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियंस थे। ये पॉलिटिशियन जो हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस उस वक्त थे, ये बहुत मैच्योर लोग थे। इन्होंने जेलें काटी थी, इन्होंने स्ट्रगल किया था, ये जमीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने तस्लीम कर लिया कि अब ये पाकिस्तान है, ये बॉर्डर है। जहां तक 3 रियासतों का ताल्लुक है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उस वक्त इनका अभी तक एक्सेशन नहीं हुआ था। तो जो पहली शर्त ये रखी गई थी कि अगर रेफरेंडम करते हैं तो रेफरेंडम में जो फैसला होता है उसकी बुनियाद पर ही इसका फैसला हो। तो वो जिन्ना साहब ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि जिन्ना साहब जानते थे कि अगर रेफरेंडम होता है तो चूंकि कश्मीरी लीडरशिप जो थी, इनमें से कोई भी आदमी जिन्ना साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ लिंक नहीं था। कश्मीर के लोग जो थे उस वक्त भी इनकी इंक्लिनेशन शेख साहब के जरिए इस कांग्रेस के साथ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। तो वो ये समझते थे कि अगर यहाँ रेफरेंडम हो गया तो ये तीनों रियासतें हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा
कि हुक्मरान जिसके साथ जाना चाहेगा उसको इख्तियार होना चाहिए। तो उस बुनियाद पर जिन्ना साहब ने ये सोचा कि वहां के हुक्मरानों ने तो हमें तकरीबन मान लिया है, इलाका कर ही लिया है, तो जम्मू कश्मीर वाला हुक्मरान नहीं करेगा तो हिंदुस्तान रिएक्ट करेगा नहीं, हम इस पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने अपने रेगुलर आर्मी नहीं भेजी, कुछ भेजे रेगुलर्स भी भेजे, लेकिन ज्यादातर उन्हें ट्राइबल भेजे। जब ट्राइबल बारामूला में दाखिल हो गए तो बारामूला में कई इलाकों में वो आपको मैं हैरत की बात बताता हूँ, हमारे यहाँ चाय जिसमें बनाते हैं उसको कश्मीरी में कहते हैं समवार। वो त्रामे का एक बर्तन होता है जिसकी पीतल की वो होती है हैंडल, उसका सुर्ख रंग होता है। तो जो ट्राइबल यहाँ दाखिल हो गए उस वक्त, वो उन समवारों के पीछे लगे, उन्हें जब वो सुर्ख रंग देखा उसका, उन्होंने सोचा कि ये गोल्ड है। तो वो 3 दिन तक वो त्रामे के समवारों के पीछे लगे रहे और लूटमार के पीछे लगे रहे, जब तक जो जम्मू कश्मीर में एक रजाकार थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, शेख साहब ने रजाकार लोगों, रजाकार होता है वॉलंटियर्स, तो उनकी एक तंजीम बना के रखी थी। तो उस तंजीम ने इनको एंगेज करके रखा तब तक जब तक महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और जब फिर आर्मी लैंड कर आई, श्रीनगर में आर्मी पहुंच गई, तब तक ये एंगेज रहे लूट मार के साथ। अदरवाइज तो ये श्रीनगर तक पहुंच गए होते और किसी को खबर कानू कान खबर नहीं होती। तो ये शायद अल्लाह ताला ने हमको बचाना था, तो उस वजह से जब आर्मी आ गई तो फिर आर्मी ने जब आगे महाज खोला तो फिर ये वहां तक पहुंच गई। और फिर नेहरू साहब ने वो इक़वाम मुत्तहिदा में जाकर वो एक प्रपोजल रख दिया कि यहाँ हम रेफरेंडम करेंगे, तो जिसकी वजह से वो कश्मीर जो है वो उधर रह गया, ये कश्मीर इधर रह गया। तो ये है वो दास्तान कि ट्राइबल्स आ गए और फिर ये मसला जो है ये रजाकारों की वजह से इस वक्त कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और सर हमारे यहाँ ये भी बात की जाती है ना कि यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर का रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप यूएन रेजोल्यूशंस के बारे में ब्रीफली? देखें, यूएन रेजोल्यूशन के चार्टर 6 के तहत जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बायलैटरली एग्री करेंगे, यूएन वही करेगा। वो बाइंडिंग नहीं है, वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है हिंदुस्तान को कि आप वहां रेफरेंडम करवाएं। यूएन पाकिस्तान को इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि आप पहले उस कश्मीर को खाली करें, क्योंकि ये चार्टर 6 में है जहां दोनों मुल्कों ने एग्री करना है। अगर दोनों मुल्क एग्री नहीं करेंगे तो फिर यूएन कोई इंटरवीन नहीं करेगा। इसी वजह से शिमला माहिदे में इन्होंने कहा था कि हम दोनों ममालिक इसको आपस में बैठ के ही हल करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात आप ये मत भूलें कि यहाँ हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1956 में, जब उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी ने ये डिक्लेयर किया कि अब हम हिंदुस्तान का एक अटूट अंग हैं और हम जो ये हिंदुस्तान के साथ इलाक़ जो है हम इसको तस्लीम करते हैं। जिस दिन आपकी जम्मू कश्मीर की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना आईन पास किया और उस आईन के तहत हिंदुस्तान के साथ इलाक़ को हतमी करार देकर खुद को हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट करार दे दिया, उसके बाद प्लेबिसिट का रेफरेंडम क्वेश्चन जो है दैट डज नॉट अराइज। फिर तो ऐसा होगा कि बलूचिस्तान कल कहेगा रेफरेंडम कराओ, कराची कहेगा रेफरेंडम कराओ, आसाम कहेगा रेफरेंडम कराओ, तो फिर तो सारी दुनिया में सारे ममालिक जहां भी चाहोगे आप ऐसा दे के तो रेफरेंडम कराते रहोगे और बाउंड्रीज चेंज करते रहोगे। तो ये जो बड़े फैसले होते हैं इनको तस्लीम करना होता है। हर चीज हर वक्त आप भिन्न भिन्न सिचुएशन में नहीं होते हैं। ये दुनिया जो है इसमें आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है। यू कैन नॉट इन्फोर्स योर डिसीजंस। अगर हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत होकर ताकत के बलबूते पर मुझे एक वाक़ा आप बताएं जब हिंदुस्तान ने किसी मुल्क पर हमला किया, तारीख में मुझे बताएं, हिस्ट्री के 1000 साल में मुझे बताएं जब हिंदुस्तान ने किसी मुल्क पर हमला किया। पिछले 1000 साल की जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप इसकी स्टडी करते हैं, आप तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उसमें आप देखेंगे अगर हमला हुआ है तो हिंदुस्तान पर ही हमला हुआ है। 1971 में जो मसला हुआ वो इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के लोग खड़ा हो गए और बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल दिया और फिर वो रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में आ गए और फिर एक इंटरवेंशन करनी पड़ी
और वो भी कुर्सी इंटरवेंशन थी, कुछ दिनों में वो सारा मसला हल हुआ। तो पाकिस्तान ने कंसोलिडेट नहीं किया था। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के बजाय कंसोलिडेट किया होता बांग्लादेश को ही, वहां लोगों को इज्जत और विकार के साथ पेश आए होते, उन पर अपनी उर्दू को, जबरी जबान को नाफज करने की कोशिश ना की होती, इलेक्शन को रिग ना किया होता, इलेक्शन के जो फैसले हुए थे उनको तस्लीम किया होता, डेमोक्रेसी को एक अपॉर्चुनिटी दी होती। आपके पास क्या तरीका है डेमोक्रेसी के बगैर? और देखें, मैं आपके ये ज़िमनी में एक बात बताता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ भी डिस्कशन होती है, यहाँ अनपढ़ लोग नहीं है। आपके जितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, जब तक वो जंग की बात नहीं करेंगे, उनको पाकिस्तान में जीने का हक नहीं है। मसलन आपके गामदी साहब हैं, जावेद गामदी साहब हैं, मलेशिया में क्यों है वो? बल्कि मलेशिया से अब तो अमेरिका चले गए हैं वो। क्यों क्यों गए वो? इसलिए गए कि आपने मजहब की एक इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन करके रखी हुई। जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त मजहबी लोग, चाहे वो अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, इसरार साहब हो या दूसरे बड़े स्कॉलर्स हो, जो लोग सारी दुनिया में निजाम मुस्तफा को कायम करना चाहते हैं, वो अपने लोगों को एक बल्ब बिजली का नहीं दे सके हैं। आप पाकिस्तान में एक बिजली का बल्ब नहीं दे सके, लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं दे सके, एक अच्छा स्कूल अस्पताल नहीं दे सके, और आप दुनिया को निजाम मुस्तफा देना चाहते हैं। तो इस तरह की जो डिस्कशंस होती हैं, तो इससे शर्मिंदगी का एहसास होता है कि ये हमारा एक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। कम से कम 70-75 साल में इन्होंने क्या सीखा? हिस्ट्री से क्या सीखा इन्होंने? दुनिया से क्या सीखा इन्होंने? आपके बच्चों को मौका मिले वो अमेरिका और ब्रिटानिया जाएंगे, वहां जाकर रहेंगे, लेकिन टू नेशंस थ्योरी के इस वक्त भी वो वहां जाकर भी अलमबरदार बने हुए हैं। क्रिश्चियन के मुल्क में रह के सारे हुकूक उनको चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्रिश्चियन को कोई हक नहीं है। यहूदियों के मुल्क में जाकर सारे हुकूक उनको चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जब तक 5 वक्त यहूदी को गाली नहीं निकालेंगे, वाजिबुल कत्ल करार नहीं दे देंगे, जलील और ख्वार की बातें नहीं करेंगे, जब तक इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे आपके मुल्लास, तब तक वो खाना हजम नहीं होता। फिर आप देखें डिस्कशंस क्या होती है आपके यहाँ। चंद आप लोग हो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हो, बाकी क्या लगा हुआ है? पैगंबर क्या होता है, नबी क्या होता है, अहमदी क्या होता है, गजवा हिंद क्या होता है, मुझे बताएं। जिस वक्त आपका सारी एनर्जी, सारे वसाइल कहाँ सर्व हो रहे हैं? माजी में वो इकबाल ने कहा था कि महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पर जो अब ना आए उन फसानों को न छेड़। मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमान को जागना पड़ेगा। देखें 71 में बांग्लादेश बना, उससे पहले कितना बड़ा सैलाब वहां आया था, वबा फैली थी। 71 में बना, आज उनकी इकोनॉमी देखें, उनका एजुकेशन देखें, उनके शिप्स देखें, उनके इंस्टीट्यूशंस देखें, उनकी जुडिशरी आपके सामने एक मिसाल है। कंपेयर करें उनकी जुडिशरी को अपनी जुडिशरी के साथ। ये पाकिस्तान में नजरिया जरूरत, ये कौन सा नजरिया है? तो जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, जो यहाँ इंटेलेक्चुअल तबका है, तो हमें दुख होता है कि एक तरफ ये मुल्क दावा करता है कि हम इस्लाम का किला है, दूसरी तरफ ये मुल्क अमेरिका के पास, ब्रिटानिया के पास, ये सऊदी अरब के पास, दूसरे अरब अमारात के पास, उनके पास जाता है, जनाब हमारा कुछ फाइनेंस करें। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम कहाँ है इस कौम की? आप अपनी एनर्जी, आप फिदाइन प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एनर्जी क्यों नहीं सर्व करते हो एजुकेशन में? आप क्यों नहीं प्रायोरिटी बनाते हो अपनी एजुकेशन? आप क्यों नहीं आर्मी का जो आपका बजट है उसको कम करते और उसको इन्वेस्ट करते आप इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने के लिए? आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ऐसे लॉयर्स हो, ऐसे वकील और ऐसे जजेस हो जो कानून जानते हो। तो ये मजहब की प्रोपोगेशन कैसे हो जाएगी अगर आपके पास इज्जत के साथ बैठने की जगह नहीं होगा, 2 वक्त का खाना नहीं होगा और सारी दुनिया पे निजाम मुस्तफा फैलेगा? तो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रिविजिट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, अपनी पॉलिसी को।
जी बेग साहब, कितनी बार आपको डिफॉल्ट से बाहर के मुल्क बचाएंगे? और आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं हाथ यहां रख के कहता हूं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं कि मैं किसी एजेंसी का आदमी नहीं हूं। मैं एक मुसलमान हूं, हिंदुस्तानी हूं और दिल से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत बने, जिसकी प्रायोरिटी एजुकेशन हो, जिसकी प्रायोरिटी गुर्बत के खिलाफ जंग हो, जिसकी प्रायोरिटी भाईचारा हो, और किसी तरह कोशिश करें कि ये जो मजहबी जुनूनी रैपिडली वहां ग्रो कर रहे हैं, इस पे कुछ करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपके लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे और कोई आपके रेस्क्यू को नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच बेग साहब, आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह इज्जत दे आपको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।